हेलो। हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे गमन करता है, ये हमने देखा था कि प्रकाश के बारे में देखा था। प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं भी देखी थी और प्रकाश की घटनाओं में दो मुख्य रूप से अपवर्तन और परावर्तन की घटना हमने देखी थी कि अपवर्तन की घटना क्या होती है, विस्तार से देखी थी, और परावर्तन की घटना क्या होती है। उसके बाद उनके उदाहरण देखे थे और परावर्तन के और अपवर्तन के नियम भी अपनों ने देखे थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अपवर्तन और परावर्तन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज अपन लेके आए हैं गोलीय दर्पण। अगला जो टॉपिक है आपका 10वीं क्लास का, उसको लेके आए हैं अपन गोलीय दर्पण। तो आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई गोलीय दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती है, वो अपन देखने का कोशिश करेंगे आज कि गोलीय दर्पण कैसा होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले अपन गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या। कि गोलीय दर्पण के अंदर एक पृष्ठ होता है। क्या होता है? पृष्ठ, जिसको अपन बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। गोलीय दर्पण के अंदर एक पृष्ठ होता है जिसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। गोली का मतलब ऐसा कर्व वाला होता है, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं अपन? गोलीय दर्पण। लिख देते हैं इस परिभाषा को कि जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तक पृष्ठ गोली कैसा होता है? मान लो कांच का बड़ा सा गोला ले लिया आपने। मान लो कांच का क्या ले लिया? बड़ा सा गोला। मान लो ये कांच का अपने पास बड़ा गोला है, मैंने छोटा बनाया। अब इसका एक हिस्सा काट लेते हैं। मान लो इतना इतना हिस्सा क्या कर देते हैं? इसका काट देते हैं। तो ये अपना क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण। देखो ये इस टाइप से बन जाएगा। या फिर इसका इतना हिस्सा काट लेते हैं तो ये जो अपने पास बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल गोलीय दर्पण की परिभाषा है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉर्मल कोई परीक्षा में भी नहीं पूछता गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण अपने देखा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपना उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और एक होता है अपने पास अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। देखो गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है वो क्या हो गया? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो एक, अब अपने दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भाई गोलीय दर्पण अपनों ने पढ़ा जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोली। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा हो, एकदम कैसा हो? स्ट्रेट हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अपन समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? सीधा होता है, उसको बोलते हैं अपन समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण अपने देखा होगा अपने जो घरों में लगा होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? समतल दर्पण। जिसके अंदर अपन अपना चेहरा देखते हैं, अपन खड़े होकर देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? समतल दर्पण। जो कहाँ पर लगा होता है? घरों में लगा होता है। सबसे पहले गोलीय दर्पण पे जाने से पहले अपन समतल दर्पण को कंप्लीट कर लेते हैं कि समतल दर्पण क्या कह रहा है। ठीक है, समतल दर्पण जो है वो घरों में लगा होता है। उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये है समतल दर्पण। ठीक है, अब दर्पण में एक बात अपने को ध्यान रखनी कि एक तरफ जो होता है वो कलर करा हुआ होता है। एक तरफ क्या होता है? कलर। जैसे दर्पण है अपने पास, तो एक तरफ क्या होता है? इसके पीछे कलर करा हुआ होता है और एक तरफ कांच होता है। क्या होता है? कांच। जैसे अपन घरों में दर्पण देखेंगे तो पीछे उसको हटा के देखेंगे तो पीछे तो कलर मिलेगा अपने को। क्या हुआ? कलर, रंग पुता हुआ होता है और आगे जो होता है वो कांच होता है, उसमें अपन प्रतिबिंब बनता है दर्पण का। ठीक है, ये हमेशा कहाँ होता है? अपने घरों में होता है समतल दर्पण। ठीक है, जिसमें अपन अपने आप को देखते हैं। ठीक है, अब प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब जो अपन देखते हैं और अपन अपना जो प्रतिबिंब कांच के अंदर दिखता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रतिबिंब बोलते हैं। जो बिंब होता है, बिंब अपन खुद है मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब अपनी छाया जो बनती है वो क्या काय में बनती है? दर्पण में बनती है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है? तो समतल दर्पण में सिर्फ यही पूछा हुआ है। एक तो अगर उपयोग पूछ ले तो समतल दर्पण कहाँ लगता है? घरों में लगता है। ठीक है, और अगर इसका प्रतिबिंब पूछे तो बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? बिंब का मतलब वस्तु। और पूरा प्रतिबिंब हो जाए मतलब ये छाया वाली वस्तु की अपन जो अपना प्रतिबिंब बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। जैसे अपने ने कांच में देखा होगा, अपन खुद को खड़े होकर देखते हैं तो अपन सीधे ही दिखते हैं। अब
जैसे अपन मान लो इस हाथ में ये मार्कर पकड़ते हैं और ये वाला हाथ खाली रखते हैं, जब समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है तो मार्कर इस हाथ में आ जाता है और ये वाला हाथ खाली रहता है। तो इसका मतलब उल्टा नहीं समझना, प्रतिबिंब तो कैसा होता है, सीधे ही। उल्टे का मतलब तो ये होता है कि अपना सर नीचे और पैर ऊपर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन उल्टा। प्रतिबिंब तो कैसा होता है, सीधे ही। जो हाथ इधर, ये वाला हाथ इधर और ये वाला हाथ इधर आ जाता है, उस प्रतिबिंब को बोलते हैं अपन पार्श्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब। जो इधर की चीज़ इधर और इधर की चीज़ इधर आती है उसको बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा ही प्राप्त होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जहाँ पे सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अपन आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। जहाँ सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आभासी प्रतिबिंब। मतलब समतल दर्पण का उपयोग होता है घरों में, स्ट्रेट होता है, पीछे कलर, दर्पण के तो हर कौन सा भी दर्पण ले लो, भले गोली दर्पण लो या समतल, पीछे कलर करा हुआ होता है और आगे कांच होता है जिसके अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो सीधा और आभासी होता है। और अगर साइज पूछ ले कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, तो बिंब की साइज का बनता है। कैसा बनता है, बिंब या वस्तु की साइज के बराबर, साइज के बराबर। जैसे अपन ने देखा है कि अपन जब कांच में खड़े होकर देखते हैं तो अपनी जो साइज है उतनी ही साइज का प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर बनता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि अपना जो वस्तु है, अपन जो खुद है या अपन बिंब है, उसका प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की साइज के क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है। और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो एक तो ये ध्यान रखना है अपने को कि बिंब जो होता है वो वस्तु की साइज के बराबर बनता है। कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। एक बात ये ध्यान रखनी है अपने को, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु की साइज के बराबर बनता है। एक ये ध्यान रखना अपने को, कैसा बनता है, पार्श्व बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अगर इस समतल दर्पण में से कोई प्रश्न आएगा तो वो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ये समतल दर्पण का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये समतल दर्पण का पूरा कॉन्सेप्ट है। समतल दर्पण घरों में होता है, प्रतिबिंब सीधा आभासी और पार्श्व प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे बनता है उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे, जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, ये पीछे कलर करा हुआ है और मान लो अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मान लो 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10। तो यहाँ से प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे ही अपना प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। देखो ये मुंह ऊपर है तो यहाँ पे भी मुंह ऊपर, पैर नीचे है तो यहाँ पैर नीचे। मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। आभासी और सीधा का मतलब क्या होता है वो अपन आगे और देखेंगे विस्तार से, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं गोली दर्पण पर। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोली दर्पण, गोली होता है, उसको बोलते हैं अपन गोली दर्पण। दर्पण के पीछे हमेशा कलर करा हुआ होगा, भले वो समतल हो भले वो गोली हो, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर समझेंगे क्या होता है और इनके उपयोग का है। मेन तो परीक्षा में इसके उपयोग पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार इसका चित्र देख लेते हैं कि कैसे होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। मान लो अपन एक उत्तल दर्पण बनाते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जैसे मान लो ऊ से ध्यान रखना, उभरा हुआ कैसा होता है, उभरा हुआ। मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ। और अवतल में परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, धंसा हुआ होता है। जैसे कि उत्तल दर्पण का अपन चित्र बनाते हैं तो देखिए ये ध्यान से। अब ये इसलिए बना है क्योंकि गोली दर्पण का भाग है तो गोली पृष्ठ ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसमें उभरा हुआ पृष्ठ जो होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, तो कलर कहाँ करना रहेगा अपने को, अंदर। तो ये अंदर अपन क्या कर देते हैं इसके कलर। ये कौन सा दर्पण हो गया अपना, उत्तल। और अवतल दर्पण में क्या होता है, मान लो ये बनाया अपने ने अवतल दर्पण, इसका जो धंसा हुआ भाग होता है ये परावर्तक पृष्ठ होता है, तो कलर का करना पड़ेगा अपने को, बाहर करना पड़ेगा। ये देखो बाहर इसके क्या कर दिया अपने ने, कलर। अब तुम ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा अपने को कि मान लो ये अपना मुख्य अक्ष क्या है, ये इसमें भी अपन एक मुख्य अक्ष बनाते हैं और ये भी मुख्य अक्ष बनाते हैं। तो प्रकाश वस्तु को हमेशा यहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो प्रकाश की किरण जब पड़ेगी दर्पण के ऊपर, तो देखो प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर ही पड़ रही ना, कलर पे तो नहीं पड़ रही। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में देखो वस्तु तो अपन इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड में। अब देखो वस्तु इधर रखेंगे तो प्रकाश की किरण हमेशा दर्पण पे पड़ रही, कांच में, और ऊपर वाले हिस्से पे क्या करा हुआ है, इसमें कलर करा हुआ है। तो देखो यहाँ अगर मान लो कि ये वस्तु इधर रख देते हैं अपन, तो फिर ये किरण, प्रकाश की किरण उभरे हुए इस पे आ जाएगी, कलर वाले भाग पे, तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ से बनेगा, कांच से ही बनेगा। तो ये दर्पण है अपना उत्तल और ये कौन सा है अपना अवतल। ये 2 दर्पण हो गए अपने, उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल और अवतल दर्पण में बहुत सारे प्रकार की अपने पास चीज़ें होती है। जैसे कि मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो होता है वक्रता केंद्र, एक होती है
वक्रता त्रिज्या, एक होती है फोकस बिंदु, एक होता है अपने पास फोकस दूरी, ठीक है। एक होता है अपने पास ध्रुव, और एक होता है बिंब। बिंब का मतलब ये समझेंगे अपन वस्तु, और एक होगा प्रतिबिंब, जो अपने पास प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलते हैं अपन प्रतिबिंब, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें अपन एक चित्र बना के समझ लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा भी एक दर्पण ले लेते हैं, मान लो उत्तल लेना है या अवतल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक दर्पण लेते हैं, एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये अपनों ने क्या बनाया, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष बनाने में अपन ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले मान लो एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए ये वाला दर्पण है, जिसका धंसा हुआ भाग अपने को प्रकाश की किरण की तरफ रखना, और बाकी दूसरे भाग पे क्या करना है अपने को, कलर करना। तो ये अपनों ने क्या कर दिया, कलर। अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये सब इस चित्र के अंदर आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं अपन ध्रुव। क्या देखते हैं, ध्रुव। तो ध्रुव को अपन ये बोलते हैं जो दर्पण का मुख्य केंद्र होता है, जो मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। जो दर्पण का केंद्र होता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दर्पण का केंद्र, दर्पण का केंद्र मुख्य अक्ष पर, इसको बोलते हैं अपन ध्रुव। वैसे परिभाषा इसकी किताबों में लिखी हुई, तो इसको बोलते हैं अपन ध्रुव। इसको डिनोट कर देते हैं अपन पी से। काय से डिनोट कर देते हैं, पी से। दर्पण का नाम रख देते हैं अपन MN, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं अपने स्तर पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखेंगे अपन ध्यान से इसमें। तो सबसे पहले होता है इसमें एक बात करते हैं अपन वक्रता केंद्र। किसकी बात करते हैं, वक्रता केंद्र। और इसको डिनोट करते हैं अपन C से। किससे करते हैं, C से। तो वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है, इसको कर देते हैं अपन ठीक C से। और ये भी कहाँ पे स्थित होता है, मुख्य अक्ष पर। ये भी होता है अपने पास मुख्य अक्ष पे। तो वक्रता केंद्र की जितनी दूरी होती है उसकी आधी दूरी पर फोकस बिंदु स्थित होता है। क्या स्थित होता है, फोकस बिंदु। इसको प्रदर्शित करते हैं अपन कैपिटल F से। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इस पर फोकस बिंदु स्थित होगा, मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आधी दूरी है, तो ये क्या हो गया अपना फोकस बिंदु, ठीक है ना। वक्रता केंद्र को अपन C से डिनोट करते हैं, और फोकस बिंदु को अपन F से। ये दोनों भी मुख्य अक्ष पर ही स्थित होते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु ये दोनों भी कहाँ पे स्थित होते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। एक बात ये। तीसरी बात देखेंगे अपन कि वक्रता केंद्र, कौन सी भी दूरी नापनी है अपने को, भले अपन यहाँ पे वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा, हर दूरी ध्रुव से ही नापी जाती है। ये अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी भी कोई भी दूरी हो, कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है। कोई भी दूरी ध्रुव से ही नापी जाती है। अब यहाँ देखेंगे अपन ध्यान से, जैसे दूरी नापने को मान लो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को अपन डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं, R से। अब देखो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, मान लो ये गोला था अपने पास, ठीक है, ये गोला है अपने पास, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं अपन R है। अब यहीं से अपनों ने दर्पण काटा है, ये वाला हिस्सा, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो वही होगी जो गोले की त्रिज्या है, वही क्या होगी, दर्पण की त्रिज्या। तो मान लो ये जो वक्रता केंद्र है, इसी की दूरी जो होती है ध्रुव से, इसको बोलते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। देखेंगे यहाँ से, ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, इसको क्या बोलते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या। परिभाषा लिख देते हैं अपन यहाँ पर, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो P से C की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या PC बराबर R। यहाँ तक लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे अपन, फोकस दूरी। क्या देखेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को अपन डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को अपन डिनोट करते हैं कि ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी। देखो ये ध्रुव है और ये फोकस बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है इसको बोलते हैं अपन फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या लिख देते हैं अपन, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और इसको काय से डिनोट करते हैं अपन, F से डिनोट करते हैं। ये अपनी होगी फोकस दूरी, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर है। इस फोकस दूरी को अपन काय से डिनोट करते हैं, F से। ध्रुव क्लियर हो गया, फोकस दूरी क्लियर हो गई, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता त्रिज्या केंद्र हो गया। अब बिंदु या वस्तु या फिर प्रतिबिंब। तो देखो
प्रतिबिंब और बिंदु बनता कैसे, ये ध्यान रखेंगे कि मान लो कोई वस्तु रखनी है तो अपन हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, उल्टे हाथ की तरफ। जैसे ये उल्टा हाथ है अपना, यहाँ पे अपन वस्तु रखते हैं, तो वस्तु को इस प्रकार से अपन रखते हैं और इस वस्तु को बोल देते हैं अपन ए बी। क्या बोल देते हैं, ए बी। तो ये वस्तु रख दी, कहीं पे भी रख सकते हैं, अलग अलग कंडीशन से आगे अपन देखेंगे चैप्टर के अंदर कि वस्तु कहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो आगे अपन देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है अपने की कि यहाँ पर अगर वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बिंब। क्या बोलते हैं, बिंब। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं अपन बिंब। ये बिंब हो गया अपना। और बिंब से हमेशा ये ध्यान रखना है अपने को, कोई भी दूरी ध्रुव से ही नापी जाती है। तो इसकी दूरी, बिंब की दूरी कहाँ से नापेगी, ध्रुव से नापेगी, तो इसको बोलते हैं अपन यू। क्या बोलते हैं, यू। मतलब बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, बिंब की दूरी, इसको अपन कहाँ से डिनोट करते हैं, यू से। अब कहीं पे प्रतिबिंब बनेगा तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। कहीं पे भी, जहाँ पे भी प्रतिबिंब बनेगा अपन आगे देखेंगे, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको अपन डिनोट करते हैं वी से। मान लो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, वी। ये अपना क्लियर होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें कि दर्पण के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं। वक्रता केंद्र, सबसे पहले तो ध्रुव होता है। ध्रुव दर्पण का केंद्र जो होता है वो ध्रुव कहलाता है, जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो होती है बिंब की दूरी, ठीक है। ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अपन फोकस दूरी। उसके बाद जो ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी, इसको बोलते हैं अपन बिंब की दूरी। और प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये अपने ने अवतल दर्पण में देखा। ऐसे अगर अपन उत्तल दर्पण रख देंगे तो उत्तल दर्पण में भी सेम ही होगा। बस ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु उधर की साइड होगा। जैसे एक चित्र बना के देख लेते हैं अपन यहाँ पे साइड में, कि मान लो ये मुख्य अक्ष अपने पास छोटा है, ठीक है, और ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है अपना, उत्तल दर्पण है। तो इसके अंदर फोकस बिंदु यहाँ पर स्थित होता है, ठीक है, और वक्रता केंद्र उसके आगे जस्ट डबल। और फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों में संबंध होता है तो r बराबर 2f। क्या होता है, r बराबर 2f। r बराबर 2f का मतलब ये होता है कि ये जो r है इसको बोलते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 2 गुना होती है फोकस दूरी के। किसके होती है, 2 गुना फोकस दूरी के। मतलब अगर अपने को फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, अगर फोकस दूरी अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखी तो वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर 2f। तो r बराबर 2 इंटू एफ का मान कितना दे रखा है, 10। तो r बराबर कितना हो गया अपने पास, 20 सेंटीमीटर। ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये संबंध अपने को ध्यान रखना, r बराबर कितना होता है, 2f होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं अपन इसमें आज, कि जैसे अपनों ने आज समतल दर्पण पढ़ा, इसका उपयोग पढ़ा कि घरों में होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। उसके बाद अपनों ने गोली दर्पण के 2 प्रकार देखे, जिसमें एक तो था उत्तल और एक था अवतल। अब उत्तल और अवतल दर्पण देखे, उसके बाद इसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव वगैरह, ये सब के बारे में अपनों ने डिटेल से देखा कि क्या क्या चीज़ें होती। एक चीज़ और देखनी बाकी है अपने इसमें, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तो अपने देख लिए, चित्र भी देख लिए। उत्तल का ऊ और उभरा हुआ का ऊ ले लेना अपने को, तो अपने को पता चल जाएगा कि उभरा हुआ भाग बाहर होना चाहिए। और अवतल में भाग कैसा होता है, धसा हुआ। मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इसमें अपने को 2 चीज़ें देखनी है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो एक संबंध देखा अपने ने, r बराबर 2f। ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है। इस पर सवाल भी पूछ लेता है कि यदि किसी की फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अपने को वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी, तो r बराबर 2f, r बराबर 2 इंटू 10, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 20। मान लो कहीं वक्रता त्रिज्या दे रखी है अपने को, मान लो कहीं दे रखी है वक्रता त्रिज्या की, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, मान लो 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करो, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे अपन, वही सूत्र लगाएंगे, r बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r बटा 2। f बराबर क्या हो जाएगा, r बटा 2। इससे पक्षांतरण कर लेंगे, r बराबर 2f, तो f बराबर r, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो f बराबर r कितना दे रखा है अपने को, 20 बटा 2। तो f बराबर कितना आ गया अपने पास, 10 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों तरीके से अपन दोनों चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी एक चीज़ दे रखी है, दूसरी चीज़ अपन अपने आप से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने को एक चीज़ और देखनी है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है और अवतल दर्पण कहाँ उपयोग होता है, ठीक। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अपने को यही ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण जो होती है वो सर्च लाइट में
उपयोग होता है। जैसे कि या लिख देता हूँ मैं, ये जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग, ठीक है। तो सर्च लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे अपनों ने कभी फिल्मों में देखा होगा, सर्च लाइट जो एक जगह बिंदु को क्या कर देती है, फोकसित करती है। क्योंकि अवतल दर्पण की नेचर होता है कि वो एक जो अवतल दर्पण होता है, जैसे ये अवतल दर्पण, तो इस पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो एक बिंदु पे क्या करती है, फोकसित करती है उसको, प्रकाश की किरण को क्या करती है, एक बिंदु पर फोकसित करती है। इसलिए सर्च लाइट काम करती है, एक बिंदु पर फोकसित करने का ही काम करती है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ होता है, सर्च लाइट में होता है। उसके बाद एक चीज़ और देखा होगा कि जो गाड़ी होती है, वाहनों के अग्रदीप मतलब आगे के जो कांच होते हैं उसमें, क्योंकि आगे के कांच में भी क्या होता है कि फोकसित, आगे अपने को रोड पे लाइट फोकसित करनी होती है, तो उसके लिए भी किसका उपयोग करते हैं अपन, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट होती है, ठीक है। और एक टॉर्च होती है, टॉर्च में भी किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि टॉर्च भी क्या करती है, जो सीधी नॉर्मल टॉर्च होती है वो किरणों को क्या करती है, एक तरह से फोकसित करती है। ये टॉर्च है, इसमें से प्रकाश निकलता है तो ये एक जगह क्या करती है, इसको फोकसित करती है। इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, अवतल दर्पण। तो इसमें अपने को एक ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखनी कि अगर अपने को प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त करना हो, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त करना हो, प्रतिबिंब की साइज कैसी चाहिए अपने को, बड़ा, तो भी किसका उपयोग करते हैं अपन, अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब इसमें कैसा प्राप्त होता है, बड़ा। अब प्रतिबिंब बड़ा कहाँ कहाँ प्राप्त है, जैसे तो अपन देखते हैं कि जो अपन शेविंग कराने के लिए जाते हैं, शेविंग जो नाई होते हैं ना, शेविंग करते हैं, वो किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। क्योंकि उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है अपना, बड़ा। एक दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, दंत चिकित्सक मतलब दांत का डॉक्टर जो होता है, दंत चिकित्सक भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। क्योंकि उनको अब दांत को अगर बड़ा देखना है तो अपन ने देखा होगा कि वो ऐसा कांच होता है, ऐसा गोल कांच होता है, वो अपने दांत के अंदर लगाते हैं तो दांत की जो साइज होती है छोटी, वो कैसी दिखती है अपने को, बड़ी। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये अपने अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग अपनों ने देख लिए, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। अब उत्तल दर्पण का तो नॉर्मल एक ही उपयोग ध्यान रखना अपने को, वाहनों के पश्च दृश्य में, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए जो साइड में कांच लगे हुए थे, वाहनों के पश्च दृश्य के लिए जो साइड में कांच लगे होते हैं, अपने देखे होंगे जो साइडों में कांच लगे होते हैं ना गाड़ियों के अंदर, उसके अंदर किसका उपयोग करते हैं अपन, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे साइड में कांच नहीं लगे होते हैं ऐसे वाहनों के। अब इसमें पीछे का, पश्च का मतलब होता है पीछे की चीज़ें देखने के लिए। जैसे अपन गाड़ी में जा रहे हैं, कार में है या मोटरसाइकिल में है, तो ऐसे कांच लगे होते हैं दो, तो उसके अंदर जो पीछे की चीज़ें देखने के लिए अपन जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब बनाता है सीधा, कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और छोटा प्रतिबिंब। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो बनाता है ये प्रतिबिंब कैसा, सीधा, और एक कैसा बनाता है, छोटा। तो ये दो चीज़ें के लिए अपन किस गाड़ियों के जो पश्चिमी दृश्य से पीछे के दृश्य, अब मान लो अगर दूसरा दर्पण उपयोग कर ले और उसमें प्रतिबिंब उल्टा बन जाए तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो अपने को कैसे दिखेगी, सीधी आ रही है तो वो कैसे दिखने लग जाएगी, उल्टी। इसलिए अपन उस दूसरे दर्पण का उपयोग नहीं करते, क्योंकि अपने को प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए। और छोटा प्रतिबिंब मतलब बड़ा जो हिस्सा होता है पीछे का रोड का, वो पूरा छोटा करके दिखा देता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसलिए अपन वाहनों के पश्चिमी दृश्य के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत बार कि पीछे से कोई ट्रक आ रहा है या कोई बस आ रही है, बड़ा वाहन आ रहा है, तो वो उस छोटे से कांच में पूरा समा जाता है। मतलब प्रतिबिंब को कैसा करके दिखा देता है, वो छोटा करके दिखा देता है। मतलब एक चीज़ और लिख सकते हैं अपन कि इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का हिस्सा, दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का पूरा पीछे का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। कभी कारण भी पूछ ले कि भाई वाहनों के पश्चिमी दृश्य में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा, प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं, सीधा और छोटा बनाते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि समतल दर्पण का उपयोग कर लें अपन गाड़ियों के अंदर, किसका उपयोग कर लें, समतल दर्पण, तो प्रतिबिंब का साइज अपनों ने क्या पढ़ा था इसमें कि प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है, वस्तु के बराबर। अब जैसा ट्रक जितनी साइज का है उतना ही दिखेगा, तो फिर वो तो छोटे से कांच में आएगा ही नहीं, इसलिए अपन किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। तो ये आज के इस वीडियो में अपनों ने यही देखा कि गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, घरों में होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। और बिंब वस्तु की साइज के बराबर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, इसको उल्टा नहीं करना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा ही बनेगा। ये देखो, जितनी दूरी पर खड़ा होता है व्यक्ति उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी, गोली दर्पण के प्रकार पढ़े अपनों ने दो, इनका तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोली परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ पे किरण आ रही है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ।
उत्तल और अवतल दर्पण होता है। उत्तल और अवतल दर्पण के अपन उपयोग देखें तो उत्तल दर्पण का उपयोग तो वाहन के पश्चिमदर्शी के लिए मैंने बता दिया अच्छी तरीके से कि प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है और दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा बनाता है, इसलिए अपन किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं अपन, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सर्च लाइट है जो, क्योंकि किरणों को क्या करता है, फोकसित कर देता है। ये देखो किरणों को एक जगह फोकसित कर देता है। सर्च लाइट मतलब ढूंढने वाली लाइट कोई चीज़ है ना, और प्रतिबिंब बड़ा बनाता है ये अवतल दर्पण। इसलिए शेविंग में दुकानों में जाते हैं अपन पार्लर के अंदर, तो वहाँ पे भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है। और एक दंत चिकित्सक मतलब दंत चिकित्सक दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अपने मुंह में छोटा सा कांच लगाते हैं, तो वो दांत को क्या कैसा करके देख लेते हैं, बड़ा करके, तो उसमें इसका उपयोग होता है। एक चीज़ और देखिए अपनों ने कि जितनी भी परिभाषा किताब में लिखी हुई है, वैसे तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मुख्य अक्ष। मैं लिख देता हूँ मैं, मुख्य अक्ष। ठीक है। और मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष पे एक दर्पण रखते हैं अगर अपन, या अवतल दर्पण के लिए देखा आप लोगों ने, तो जो बीच में होता है केंद्र, दर्पण का केंद्र, उसको बोलते हैं अपन ध्रुव। ध्रुव से हर दूरी नापी जाती है, कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से ही नापी जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु रखी, तो वस्तु की दूरी जो होती है वो बिंब की दूरी को बोलते हैं अपन u, और प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी को क्या बोलते हैं अपन v बोलते हैं। यहाँ पे एक बिंदु होता है C, इसको बोलते हैं अपन वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहाँ पे स्थित होता है, मुख्य अक्ष। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जो गोले की त्रिज्या होती है वही दर्पण की क्या होती है, त्रिज्या होती है। और इसकी जस्ट आधी कर दोगे तो ये कौन सी दूरी आ जाएगी, फोकस दूरी। और F को बोलते हैं अपन फोकस बिंदु। F को क्या बोलते हैं अपन, फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। ध्रुव को अपन बोलते हैं दर्पण का केंद्र जो होता है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और एक चीज़ और देखिए आज अपनों ने, r बराबर 2f, इसको बोलते हैं अपन वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। r बराबर कितना होता है, 2f होता है। और इसमें अपनों ने क्या देखा, ये देखो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगुनी, सॉरी, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुना की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। मतलब जैसे मान लो अपने को फोकस दूरी कहीं दे रखी है दर्पण की 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या वाला सूत्र लगा देंगे अपन, r बराबर कितना होता है, 2f होता है। तो r बराबर 2 इंटू एफ की जगह अपन कितना रख देंगे, 10, क्योंकि सवाल में दिया हुआ। तो r बराबर कितना लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे मात्रक नहीं लिखते हैं तो अपना सवाल गलत ही माना जाएगा एक तरीके से, मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। r बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। मान लो किसी दर्पण के अपने को वक्रता त्रिज्या दे दी, वक्रता त्रिज्या मतलब r कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी याद करो, तो फोकस दूरी में सूत्र यही लगेगा, r बराबर 2f। और r बराबर 2f मतलब f बराबर r, और ये 2 का चला जाएगा बटा में, तो f बराबर कितना हो जाएगा, r बटा 2। f बराबर r का मान रखेंगे 20 और बटा 2, तो 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, 10। और मात्रक जरूर लगाना, जो मात्रक अपने को दे रखा है, या सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। यहाँ अगर मीटर दे रखा होता तो यहाँ पे भी क्या लगा देते अपन, मीटर। तो अपनों ने अभी तक लेसन नंबर 10 के अंदर एक तो अपनों ने ये पढ़ा है कि प्रकाश की घटना कौन कौन सी होती है, प्रकाश कैसा गमन करता है। प्रकाश की 2 मुख्य घटना अपनों ने परावर्तन और अपवर्तन की घटना अपनों ने देख ली थी पहले, और उसके नियम भी देख लेते हैं, उनके उपयोग भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ होती है घटनाएं। और उसके बाद अपनों ने गोली दर्पण के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो अब एक बार मैं, कभी कोई लिखना चाहता है तो जो अपनों ने पहले पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो इसका अगर इसको कोई लिखना चाहता है तो इसको व्यवस्थित तरीके से देख लें एक बार। अगर कोई फ़ोटो खींचना चाहता है तो फ़ोटो खींच ले इसका, ताकि वो कॉपी में लिख सके। ये प्रकाश का परावर्तन है, अपना पूरा परावर्तन की घटना है। ठीक है। ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है। ठीक है। और उसके बाद मैं अपवर्तन वाला पेज लगा देता हूँ। ये प्रकाश का अपवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन वाला जो पेज है ये थोड़ा सा बड़ा पेज है, तो इसको अपन व्यवस्थित तरीके से देख लें, आधा आधा फोटो। जब प्रकाश किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है। और ये चित्र भी देख लें, और ये अपवर्तन के नियम व्यवस्थित तरीके से अपन देख लें, और इसके उपयोग भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। उसके बाद गोली दर्पण अभी देखा आप लोगों ने। ठीक है। तो गोली दर्पण को भी अपन व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं कि गोली दर्पण, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था, इसका फोटो अगर कोई लेना चाहे तो उसका फ़ोटो ले ले, ताकि कॉपी में लिख सकता है परिभाषा। और अपने वैसे बुक के अंदर भी दे रखी है, किताब के अंदर भी परिभाषा वगैरह सब दे रखी है, अगर शॉर्ट में समझना चाहो। और ये उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग जो है वो अलग से इसमें लिख दिए हैं मैंने। उम्मीद है कि आपको ये जितना भी समझा है अभी तक वो समझ में आ गया होगा। और आगे अपन अगले टॉपिक और आगे की वीडियो में कोशिश करेंगे बनाने की। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, तो उसमें सुधार करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।